हाय बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। क्या हाल चाल है? आई रियली होप कि सारे बच्चे बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो आज मैं आपकी अपनी अमृता मैम आपके लिए क्विक सेशन लेकर आई हूं जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस प्रोसेस को सिर्फ 10 मिनट्स में। ठीक है, तो माइटोसिस प्रोसेस जो है बेसिकली हम सेल साइकिल एंड सेल डिविजन चैप्टर जो है हमारा क्लास 11 का वहां पर पढ़ते हैं। उसमें से ये टॉपिक जो है मैं इसको बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट फैशन में या पैटर्न में आप लोग को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एंड ऑल्सो इस शॉर्ट से टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक समझना भी आसान हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस चैप्टर्स टॉपिक। देखिए, यहां पर हमारे पास में जब माइटोसिस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले ही सेल साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं। तो सेल साइकिल में हमने देखा था हमारे पास में दो मेन फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। याद है बच्चों? इंटरफेज में हमने पढ़ा था G1, S, G2 और उसके बाद में एम फेज आता है। ठीक है, तो G1 जो है हमारी जनरलाइज ग्रोथ फेज जो थी, वहां पर हमारा सेल ग्रो हो जाता है, काफी सारे साइटोप्लाज्म गैदर कर लेता है, काफी सारे प्रोटीन्स बना लेता है। एस फेज जो थी, जो कि सिंथेसिस फेज कहलाती थी इंटरफेज की, उसमें हमने ये समझा होता है कि एस फेज में जेनेटिक मटेरियल की डबलिंग अप हो जाती है, कॉपी बन जाती है। ठीक है, जो टोटल क्रोमोसोमल कंटेंट है वो सेम रहता है, लेकिन क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो बढ़ जाता है ना। और थर्ड हमने पढ़ा था G2 फेज जो होता है, ये एम फेज के जस्ट पहले होता है, जहां पर की फाइनल प्रिपरेशन यानी कि टचअप हो जाता है कि भाई अब सेल डिवाइड करने जा ही रहा है, क्योंकि अब हमारा जो सेल है वो एम फेज में एंटर हो ही रहा है, तो क्यों ना फाइनल चेकिंग कर ले कि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी के समय कोई एरर्स तो नहीं आ गई थी, कोई एंजाइम जो कि आगे एम फेज में चाहिए होगा वो एब्सेंट तो नहीं है, अगर एब्सेंट है तो उसको फटाफट से बना लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे इंटरफेज में हो चुकी हैं बच्चों। अब आता है एम फेज। तो एम फेज जो है वो या तो माइटोसिस हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होता है, या वो मियोसिस हो सकता है जो कि आपकी बॉडी के गैमीट मदर सेल्स में होता है, यानी कि उन सेल्स में जो कि गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी में एपिथेलियल सेल्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, आपकी बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट द गैमीट मदर सेल्स सोमैटिक सेल्स ही होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि हमारे माइटोसिस में कितने टोटल सब फेजेस होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज। हालांकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में डायरेक्टली प्रोफेज के बाद मेटाफेज दिया हुआ होता है, पर एक्चुअली में देखा जाए तो प्रोफेज के बाद में एक प्रो मेटाफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, इंटरमीडिएट स्टेप, लेकिन हम स्किप करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी के हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मेटाफेज के बाद में आता है फिर आपका एनाफेज, और फिर लास्ट में आपके पास में आ जाता है बच्चों टीलोफेज। ठीक है, ये हमारे माइटोसिस के स्टेजेस में न्यूक्लियर डिवीजन स्टेजेस हैं, यानी कि ये सारी की सारी जो चीजें मैं बता रही हूं ये आएंगे कैरियोकाइनेसिस के अंदर। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना। न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी तो जाके हमारा फिर सेल डिवाइड हो पाएगा, इजंट इट? तो अभी आपके सामने न्यूक्लियस के डिवीजन के फेजेस हम समझ रहे हैं। देखिए, तो प्रोफेज स्टेज के अंदर क्या होता है बच्चों? तो एक सेल है आपके पास में, उस सेल के अंदर बहुत सारा क्रोमैटिन थ्रेड पड़ा हुआ है। ये क्रोमैटिन थ्रेड अनकंडेंस्ड फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम नहीं है। लेकिन जैसे ही सेल को माइटोसिस करना पड़ता है तब इक्वल न्यूक्लियर कंटेंट डिवीजन की बात हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम इक्वल डेवलप होने के बाद इक्वल डिवाइड होने चाहिए। समझ आई बात? क्रोमोसोम्स का डबलिंग अप होने के बाद उसका इक्वल डिवीजन तभी हो पाएगा ना जब वो एक थ्रेड के फॉर्म में टैंगल्ड नहीं पड़े होंगे, बल्कि प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड फैशन में अरेंज होंगे। तब क्रोमैटिन थ्रेड जो है वो ऑर्गेनाइज होके और कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम्स। तो प्रोफेज के स्टेज में क्या होता है, जितना भी क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट है वो सब के सब क्रोमैटिन थ्रेड क्रोमोसोम में कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट दिखने लग जाता है हमें प्रोफेज में। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं था इंटरफेज में, अब क्रोमोसोम्स दिखने चालू हो जाएंगे प्रोफेज में। ओके, अच्छा, प्रोफेज में आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स दिखने चालू हो गए हैं आप लोगों को, और साथ ही साथ में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है बच्चों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना चालू हो गया है,
यानी कि मैदान में क्रिकेट खेलना है तो आसपास की पूरी जगह खाली करो। वैसी बात हो गई है कि जब इस जेनेटिक मटेरियल को डेवलप होके कॉपी हो चुका है ये ऑलरेडी, अब इसको बेसिकली इसको हम बोलेंगे कि दो डिस्टिंक्ट सेल्स में जाना है। जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड होना बाकी है अभी, तो दो डिस्टिंक्ट सेल्स में इसको जाना है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये जगह खाली करो, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे। गोल्जी बॉडी नहीं दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, सेल में से सब डिसअपियर होके कहां चला गया, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गया है। बेसिकली ऐसा मानेंगे, अपने रॉ मटेरियल के फॉर्म में वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इंटैक्ट फॉर्म में आपको ना तो गोल्जी दिखेगा, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना कुछ और सेल ऑर्गेनल्स दिखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो रही है ताकि हमारे क्रोमोसोम्स को ज्यादा जगह मिल सके, ठीक है, एक्सपांड करके अपना काम करने के लिए, बराबर बराबर इक्वल डिवाइड होने के लिए। ओके, इसी के साथ साथ में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हम देखते हैं यहां पर, वो है कि जो आपके पास में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर, जिसमें हर सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं बच्चों। ये सेंट्रोसोम्स जो है ये ऑपोजिट साइड्स पे, ऑपोजिट एंड्स पे मूव होने चालू हो जाएंगे। यानी कि 2 सेंट्रोसोम्स मान लो यहां पर प्रेजेंट है, तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पे आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट पोल में मूवमेंट चालू हो गया है। और इन सेंट्रोसोम्स में प्रेजेंट सेंट्रियोल्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना चालू हो गए हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं एस्ट्रल रेज। ओके, तो प्रोफेज में इतना ही देखने मिलेगा। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में बच्चों प्रोफेज खत्म होने के बाद में मेटाफेज चालू होती है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड फॉर्म में प्रोफेज में बन गए थे, वो क्रोमोसोम्स अपने आप को बहुत ही परफेक्ट तरीके से लाइन बाय लाइन अरेंज कर लेंगे। मान लीजिए 12 लोगों की टीम बनानी है, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर करके टोटल 2 रोज में 6-6 लोग खड़े हो गए, ताकि ये 6-6 लोग ऐसे माइग्रेट कर जाएं। बात समझ आई। वैसे ही जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो भी सेंट्रली अरेंज हो गए हैं एक लाइन में, और उस लाइन को, उस एरिया को, उस जोन को हम लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये जो जगह है ना जहां पर कि आपके क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं, इसे आप लोग बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो ये मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है बच्चों, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट लीनियर फैशन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आप ये देख पा रहे हैं कि मेटाफेज में जो दोनों सेंट्रोसोम्स थे वो परफेक्टली ऑपोजिट पोल्स पे आपको नजर आने लग गए हैं, इजंट इट। और भी क्या दिख रहा है, और आपको तीसरी चीज ये दिख रही है कि जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है इनके पास में जो सेंट्रोमियर पोर्शन प्रेजेंट है, ये सेंट्रोमियर पोर्शन के साथ में ये माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली का स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होने लगा है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर पोर्शन पे आकर के स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लग गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके आके अटैच हो रहे हैं ऑन द काइनेटोकोर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। काइनेटोकोर एक ऐसा प्रोटीन का अक्यूमुलेशन है जहां पर जाकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, ओके। अच्छा, अब ऐसे अरेंजमेंट हो गया, फिर आता है फाइनली एनाफेज। तो एनाफेज में क्या देखते हैं हम लोग कि जो स्पिंडल फाइबर से इन्होंने क्या किया, इन सेंट्रोमियर्स को स्प्लिट कर दिया। इन सेंट्रोमियर्स को, यानी कि क्रोमोसोम के जो सेंट्रल पॉइंट है जहां पर 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड है, ऐसे करके उसको स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके सेपरेशन हो गया। तो इधर चला गया एक क्रोमैटिड, इधर चला गया एक क्रोमैटिड, तो ऐसे करके ये जो सेपरेशन अचीव होना चालू हो गया है, ये एनाफेज में अचीव होना चालू हो गया है। यानी कि क्रोमैटिड्स हैव स्टार्टेड टू मूव ऑन द ऑपोजिट पोल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और फिर एनाफेज जो हो जाएगी, इसी के साथ साथ में हम बोल रहे हैं कि हमारे क्रोमैटिड्स भी सेपरेट होके दोनों अलग अलग पोल्स पे जाने लग गए, माइग्रेट करने लग गए हैं। तो फिर टीलोफेज चालू हो जाएगी, और टीलोफेज में वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगी आपके जेनेटिक मटेरियल के आसपास में। देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आपके क्रोमैटिड्स जो हैं सेपरेट हो गए हैं, उनके आसपास में अब जेनेटिक मटेरियल के आसपास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना चालू हो जाएगी। जो जो सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर कर गए थे वो सब वापस से रीअपियर करना चालू हो जाएंगे। सो दिस विल बी हैपनिंग बच्चों। तो ये पूरा का पूरा आपका जो प्रोसेस है वो मैंने सिंप्लीफाई करके समझाया। इसको एक बार एनसीईआरटी क्या बोलती है क्विकली देख लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रोफेज, कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं पहले, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो प्रोफेज क्या बोल रही है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होकर बनाएगा कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। और क्रोमोसोम्स में क्या देखेंगे हमें, 2 क्रोमैटिड्स जो कि सेंट्रोमियर यानी कि सेंट्रल पोर्शन पे अटैच्ड है, ठीक है। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगॉन डुप्लीकेशन, जो सेंट्रोसोम प्रेजेंट है 2,
वो क्यों दो है? क्योंकि एक सेंट्रोसोम ने डुप्लीकेट करके दो बनाए हैं टोटल। ये सेंट्रोसोम्स जो है ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। तो सेंट्रोसोम्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल एंड विल बी रेडिएटिंग आउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि स्टार लाइक फैशन में अरेंज हो रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है, तो हम बोलते हैं उसको एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, प्रोफेज के एंड पे सेल को जब हम देखेंगे तो हमें कोई गोल्जी बॉडी नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, और न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसइंटीग्रेट हो गया है तो वो भी नहीं दिखेगा। देन आता है मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है? देखिए, मेटाफेज में मैंने कहा आपको जो सेंट्रोमेरिक एरिया है, देखिए ये सेंट्रोमियर मैंने कहा था, वर्ड यूज किया था सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर में मैंने कहा था एक काइनेटोकोर नाम का प्रोटीन प्लाक होता है जहां पर आके स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होंगे। तो सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर्स, ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा, स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं काइनेटोकोर पे, और क्रोमोसोम जो है दे विल बी मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, और वो अलाइन हो जाएंगे एक मेटाफेजिक प्लेट में, ताकि वो परफेक्टली अलाइन हो जाए, बिल्कुल लाइन में अरेंज हो जाएंगे, ताकि उनके लिए सेपरेशन इजी होगा एनाफेज में। ओके, फिर आती है एनाफेज। सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमैटिड जो है वो ऑपोजिट पोल पे जाने चालू कर देते हैं। एंड फाइनली क्या होता है टेलोफेज के अंदर? टेलोफेज में हमने देखा था कि सब कुछ ऑपोजिट एंड पे मूव कर रहा है, तो क्योंकि इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बनना चालू हो जाएगी। सो क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी एंड ईआर रीफॉर्म होना चालू हो जाएगा। ओके, ये हुआ न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या? अब हमारा सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब सेल को भी तो ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट होके एक से दो सेल बनना चाहिए, ठीक है। तो वो एक से दो सेल कैसे बनेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। नाउ एनिमल सेल में तो एक क्लीवेज फरो बन के और सेपरेट होना बहुत आसान है, पर प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, इजंट इट? तो सेल वॉल इनसाइड ग्रो करती है बच्चों, ऐसे करके, ये देखिए, तो इनसाइड सेल वॉल ग्रो करना चालू कर देती है, और ये एक से फिर दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ द माइटोसिस इज डन, एंड आई रियली होप कि ये आपको बहुत इजी, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब जब आप जाकर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 में से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पोर्शन में से माइटोसिस पढ़ेंगे, तो बोलेंगे मैम ये क्या जादू किया है कि 10 मिनट्स में ही पूरा माइटोसिस इजीली समझ में आ गया, ठीक है। सो बाय दिस आई रियली होप दैट दिस इज वेरी यूजफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यस, तो अपने सारे दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर करें, and don't forget to like this video and subscribe to the channel Vedantu NEET Made Easy for more such quick and crisp videos for all of you. Thank you so much. Have a great day ahead.